तो कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे ही होंगे। आज के इस वीडियो में हम चंद्रयान 3 मिशन के बारे में डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि कैसे चंद्रयान 3 किस तरीके से स्टार्ट होता है और कैसे वो चांद्रमा पे लैंड करता है। तो दोस्तों, इससे पहले हम अपने सेशन में आगे बढ़े, आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके सपोर्ट दिखा सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस चंद्रयान मिशन में क्या सब होगा और इसके लैंड कर जाने के बाद क्या सब प्रोग्राम आगे एग्जीक्यूट किया जाएगा। चंद्रयान 3 मिशन 23 अगस्त को शाम 6 बजे लूनर सरफेस पे लैंड करके एक नया हिस्ट्री रिकॉर्ड करता है और चंद्रयान 3 का लैंडर मून सरफेस पे सॉफ्ट लैंडिंग को अकॉम्प्लिश करता है और उसे कंप्लीट करता है और वह चंद्रमा के साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग करता है और चंद्रमा के साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला भारत एकमात्र देश बन जाता है। और अब इस लैंडर में से एक रोवर बाहर निकलेगा जो कि मूवमेंट कर सकेगा और चंद्रमा के सरफेस पे रिसर्च एग्जीक्यूट कर सकेगा। अभी हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस मिशन में सॉफ्ट लैंडिंग करवाना क्यों इतना इम्पोर्टेंट था। अगर हम इसरो की माने तो इसरो के मेन 3 ऑब्जेक्टिव्स थे, जिसमें से फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था चंद्रमा पे सॉफ्ट लैंडिंग करवाना और वहां पे सॉफ्ट लैंडिंग होने के बाद इन सीटू साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स एग्जीक्यूट किए जाएंगे जिसके रिजल्ट फिर आगे जाके पब्लिश किए जाएंगे। सॉफ्ट लैंडिंग का सीधा सा मतलब है कि चंद्रमा के सरफेस पे जेंटल लैंडिंग करवाना और उसे कंट्रोल्ड स्पीड में चंद्रमा के सरफेस पे स्टैंड कराना ताकि स्पेसक्राफ्ट को कोई भी डैमेज सस्टेन करना ना पड़े। अमिताभ घोष जो कि नासा के मार्स मिशन के मेंबर हैं, वो बताते हैं कि इमेजिन कीजिए कि एक स्पेसक्राफ्ट स्पेस में एरोप्लेन के 10 टाइम्स स्पीड से मूव कर रहा हो और उसे जेंटली अर्थ पे लैंड करना हो और ये सब कुछ बस फ्यू मिनट्स के टाइम फ्रेम में करना हो और जिसमें कोई ह्यूमन इंटरवेंशन ना हो, ये सब कुछ मैकेनिकली कंडक्ट हो। तो इसी को हम मून पे सॉफ्ट लैंडिंग कहेंगे। इस तरीके से मून पे हुए सॉफ्ट लैंडिंग का इंपॉर्टेंस हम समझ सकते हैं और उसके डिटेल्ड ओवरव्यू को जान सकते हैं। और ऐसा कर पाना और सॉफ्ट लैंडिंग एग्जीक्यूट कर पाना स्पेसक्राफ्ट के कैपेबिलिटीज को दर्शाता है और ये लैंडिंग साइट मून पे साउथ पोल पे 70 डिग्री एंगल पे सिचुएटेड है। अभी से पहले जो भी स्पेसक्राफ्ट मून पे लैंड किए हैं वो मून के इक्वेटर रीजन पे लैंड किए हैं, लेकिन मून के साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला इंडिया फर्स्ट कंट्री बन जाता है, जो कि मून के इक्वेटर पे लैंड कराने से काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। साउथ पोल का टेरेन और टेम्परेचर काफी ज्यादा अलग है और हाई है, जो कि वहाँ के सॉफ्ट लैंडिंग कराने के प्रोसीजर में बाधा बनता है और सोलर पावर एनर्जीज को रेगुलर सप्लाई करता है क्योंकि वहां पे सनलाइट प्रेजेंट होते हैं। बात करें अगर मून के पोलर रीजन की तो वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है और पोलर रीजन के कई सारे पार्ट बिल्कुल डार्क में होते हैं और वहां पे बिल्कुल भी सनलाइट नहीं आता है और वहां पे टेम्परेचर 230 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे जा सकता है और इस कारण से वहां पे किसी भी इंस्ट्रूमेंट को ऑपरेट कर पाना काफी मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा उन सारी जगहों पे बड़े बड़े क्रैटर्स है, यानी कि गड्ढे हैं, जहां पे लैंड करवा पाना काफी मुश्किल काम हो सकता है और इन्हीं कारणों से मून का पोलर रीजन अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है और वहां पे अभी तक काफी कम रिसर्च किए गए हैं और बहुत ही कम एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए गए हैं और वहां का इतना लो टेम्परेचर होना ये भी प्रूव करता है कि वहां पे जो कुछ भी ट्रैप्ड हो जाएगा वो बिल्कुल ही फ्रोजन हो जाएगा और उसमें समय के साथ कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। और इन्हीं कारणों से मून का नॉर्थ और साउथ पोल अर्ली सोलर सिस्टम के हिस्ट्री को बता सकता है और उसके फॉर्मेशन के हिस्ट्री को काफी हद तक एक्सप्लोर कर सकता है। यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट उभर के आती है कि चंद्रयान 2 को भी मून पे सॉफ्ट लैंडिंग करना था, जो कि साल 2019 में नहीं कर पाती है और वो मून सरफेस को टच करने के बाद ही अपना कांटेक्ट यहाँ के रिसर्च सेंटर से खो देती है। चंद्रयान 2 का सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाना काफी सारे क्वेश्चंस इन्वॉल्व करते हैं, जिनमें से कुछ क्वेश्चन उनके सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग पे भी खड़ी होती है और कुछ उनके हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स पे भी खड़े होते हैं और सब्सिक्वेंट एनालिसिस में पता चलता है कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों के इश्यूज के कारण चंद्रयान 2 मून पे सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाती है। चंद्रयान 2 जब मून के सरफेस से 7.2 किलोमीटर दूर होती है उसी टाइम उसका कांटेक्ट यहाँ के सेंटर से छूट जाता है
और वो मून के सरफेस से जब 400 मीटर एबव होती है तो कोई भी डेटा डिलीवर करने में असमर्थ हो जाती है। लैंडर जिस वक्त मून के सरफेस से क्रैश करता है उस समय वो 580 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में होता है। बात करें अगर स्पेसिफिकली लैंडर की, तो लैंडर में कोई व्हील्स नहीं होते हैं, उसमें स्टिल्ट्स और लेग्स लगे हुए होते हैं जो कि लूनर सरफेस को टच करते हैं। इन्हीं कारणों से चंद्रयान 3 के लैंडर के लेग्स काफी मजबूत बनाए गए हैं ताकि वो कोई भी थ्रस्ट और प्रेशर को सह सके और सॉफ्ट लैंडिंग करने में आसानी हो सके। और इसे उस तरीके से बनाया गया है कि ये 10 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से भी सॉफ्ट लैंडिंग मून के सरफेस पे कर सके। और इस बार के लैंडिंग ऑपरेशन में प्रोस्पेक्टिव लैंडिंग साइट का साइज भी इंक्रीज किया गया था, जो कि पहले के मिशन में 500 मीटर इंटू 500 मीटर था, उसे इस बार 4 किलोमीटर इंटू 2.4 किलोमीटर एरिया का रेंज दिया गया है, जो कि पहले के मुकाबले कई ज्यादा है। इस तरह से प्रोस्पेक्टिव लैंडिंग साइट को बढ़ा के उसके सॉफ्ट लैंडिंग के चांसेस को काफी बढ़ा दिया गया था। इस बार चंद्रयान 3 मिशन में लैंडर में काफी ज्यादा फ्यूल दिए गए थे ताकि वो चंद्रयान 2 के मुकाबले उससे ज्यादा साइट्स एक्सप्लोर कर सके और अपने लिए परफेक्ट लैंडिंग साइट खोज सके अगर फर्स्ट इंस्टेंट में उसे परफेक्ट लैंडिंग साइट नहीं मिल पाती है तो। चंद्रयान 3 के लैंडर पे 4 साइड से सोलर पैनल लगाए गए हैं, जो कि चंद्रयान 2 में सिर्फ 2 साइड से लगाए गए थे। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि लैंडर काफी ज्यादा सोलर एनर्जी को एफिशिएंटली यूज कर सके और सही तरीके से रिजल्ट्स के आउटपुट्स को दे सके। यहाँ पे एक क्रिटिकल पॉइंट उभर के आती है कि चंद्रयान 3 को लैंड करने के 50 मिनट्स के अंदर अपने वर्टिकल पोजीशन और हॉरिजॉन्टल पोजीशन को परफेक्टली रिवील करना था, जिससे कि सरफेस पे डिसेंटली लैंड किया जा सके। जब चंद्रयान 2 मून पे सॉफ्ट लैंडिंग करने में फेल कर जाता है तो इसरो के चेयरमैन के शिवन बताते हैं कि उस लास्ट 15 मिनट्स के टेरर को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि इसमें लगभग 4 फेजेज होते हैं, जिसमें से फर्स्ट फेज है द रफ ब्रेक टेकिंग सिस्टम, जिसमें कि लैंडर के हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को रिड्यूस किया जाता है और लगभग 1.6 किलोमीटर पर सेकेंड के आसपास लाया जाता है। और इसके सेकेंड फेज में लगभग मून सरफेस से 7 किलोमीटर दूर लैंडर को एक एल्टीट्यूड होल्ड फेज से गुजरना पड़ता है, जिस दौरान ये अपने हॉरिजॉन्टल पोजीशन को वर्टिकल पोजीशन में टर्न करता है। और उसके बाद निकल के आती है थर्ड फेज द फाइनल ब्रेकिंग फेज, जो कि लगभग 175 सेकेंड्स के अराउंड होता है, जिसमें कि लैंडर अपने पूरी तरीके से वर्टिकल पोजीशन में रन करती है। और उसके बाद आता है फोर्थ एंड फाइनल फेज टर्मिनल डिसेंट फेज, जिस टाइम वो स्पेसक्राफ्ट टोटली वर्टिकली डिसेंट करने के लिए कंसीडर किया जाता है। और इन 4 फेजेस से गुजरने के बाद उनके सॉफ्ट लैंडिंग की पॉसिबिलिटी स्टार्ट होती है। तो आइए अभी हम जानते हैं कि चंद्रयान 3 के सक्सेसफुल सॉफ्ट लैंडिंग होने के बाद आगे क्या सब प्रक्रिया की जाएगी। चंद्रयान 3 अन्य स्पेसक्राफ्ट के तरह अपने साथ भी कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स ले गए हैं, जिससे वो अलग अलग एक्सपेरिमेंट एग्जीक्यूट करेंगे। और इसके लैंडर में लगभग 6 पेलोड्स डाले गए हैं। इसके रोवर पे 2 पेलोड्स डाले गए हैं, जो कि लूनर सरफेस के केमिकल और मिनरल कंपोजिशन को स्टडी करेंगे। और ये इन स्टडीज को डिटेल्ड एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू कंक्लूड करेंगी और अपने पिछले मिशन चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 के भी कुछ पार्ट्स को कंक्लूड करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस यहीं पे विराम लेते हैं। मिलते हैं फिर अपने किसी नए एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके सपोर्ट दिखा सकते हैं। और अन्य किसी भी करंट टॉपिक पे करंट ओवरव्यू जानने के लिए या किसी भी टॉपिक पे करंट अपडेट जानने के लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में रिकमेंड कर सकते हैं।